वेलकम बैक दोस्तों। आज हम आ गए हैं एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लेसन के साथ जो मुझे पर्सनली खुद बहुत पसंद है, क्योंकि आज हम डिस्कवर करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। ये क्या है आपको समझ आ जाएगा, पर वीडियो में एंड तक बने रहना। और मैं आपको बता दूं, सोचिए ज़रा, इंग्लिश सिर्फ ग्रामर और वोकेबलरी का खेल नहीं है। रियल पावर तब आती है जब तुम अपने वर्ड्स के साथ इमोशंस को समझकर एक्सप्रेस करते हो। इस लेसन में हमने क्या कवर किया है? इस लेसन में हमने कवर किया है कैसे सिंपैथी और कंपैशन तुम्हारी बातों को केयरिंग बनाते हैं, कैसे एंगेजमेंट और सपोर्ट किसी को मोटिवेट करते हैं, कैसे इमोशनल आइडियम्स जैसे हर्ट टू हर्ट, इन गुड स्पिरिट्स या वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव तुम्हें नेचुरल और एक्सप्रेसिव बनाते हैं, और कैसे टोन, पेस और वॉइस के हिडन क्यूज तुम्हें दूसरों की असली फीलिंग समझने में हेल्प करते हैं। तो बहुत सी सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो स्टे विद मी टिल द एंड, क्योंकि ये सेशन तुम्हारी कम्युनिकेशन को सिर्फ फ्लुएंट नहीं, ह्यूमन और पावरफुल बनाने वाला है। इस लेसन में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो यार बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप मेरी ऐसे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सके। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम इसकी शुरुआत करते हैं। और आज है हमारा डे नंबर 11, इमोशनल इंटेलिजेंस इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। सो इसका मतलब क्या है? टुडे वी विल डिस्कवर द हर्ट बिहाइंड पावरफुल कम्युनिकेशन। ट्रू फ्लुएंसी इज नॉट जस्ट अबाउट परफेक्ट ग्रामर, इट्स अबाउट टचिंग लिव्स थ्रू लैंग्वेज। मतलब आज हम डिस्कवर करने वाले हैं द हर्ट बिहाइंड इंग्लिश कम्युनिकेशन। मतलब इंग्लिश सिर्फ ग्रामर या फॉर्मल वर्ड्स का गेम नहीं है। यह एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, एम्पैथी दिखाते हैं और रियल कनेक्शन बनाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इन इंग्लिश का मतलब है तुम सिर्फ वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, तुम अपने इमोशंस और दूसरों के इमोशंस को समझकर उन्हें रिस्पेक्ट के साथ एक्सप्रेस करते हैं। सो यही सीखने वाले हैं हम आज की इस वीडियो के अंदर। अब भाई, इमोशनल इंटेलिजेंस मैटर क्यों करता है? सो व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस मैटर्स? सो इससे क्या होता है, यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, वो 3 चीज़ें होती है। पहली चीज़ क्या है? बिल्ड ट्रस्ट। ठीक है, सो व्हेन यू रिकॉग्नाइज इमोशंस पीपल फील अंडरस्टूड एंड वैल्यूड इन कन्वर्सेशंस। मतलब जब तुम लोगों की इमोशंस को रिकॉग्नाइज करते हो, वह अपने आप को वैल्यूड और रिस्पेक्टेड फील करते हैं। कन्वर्सेशन ज़्यादा जेन्युइन बन जाती है। ठीक है, मतलब जब आप दूसरों के इमोशंस को समझते हो, वो आपकी वैल्यू करते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली फील करते हैं आपके साथ। ठीक है, नेक्स्ट इज डीपेंड कनेक्शंस। एम्पैथेटिक लैंग्वेज क्रिएट्स बॉन्ड्स दैट गो बियॉन्ड सरफेस लेवल इंटरेक्शंस। मतलब एम्पैथी यानी कि दया, ह्यूमन काइंडनेस, ठीक है, वो सब लैंग्वेज सिर्फ सरफेस लेवल की बात को नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग और लास्टिंग बॉन्ड्स बनाती है जो ट्रस्ट पे बेस्ड होती है। या मोस्टली आप फ्रेंड्स के साथ करते हो ये चीज़ें। इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग इमोशंस हेल्प्स यू मोटिवेट, कंफर्ट एंड इंस्पायर अदर्स इफेक्टिवली। मतलब जब तुम इमोशंस को समझकर बात करते हो, तो तुम लोगों को मोटिवेट, कंफर्ट और इंस्पायर कर पाते हो एकदम नेचुरल वे में। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस मैटर्स अ लॉट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। अब भाई, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मतलब लाइन के बीच में पढ़ना नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब कुछ और है। सो क्या मतलब है, पहले मैं आपको वो बता दूं। रिकॉग्नाइजिंग टोन एंड हिडन इमोशंस। कभी कभी सिर्फ वर्ड सुनने से बात क्लियर नहीं होती। ठीक है, तुम्हें टोन और हिडन इमोशंस समझने पड़ते हैं। तो कैसे समझते हो? यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट इज लिसन टू वॉइस पैटर्न्स, पेस, volumes and pauses reveal more than words alone. Quick speech might indicate anxiety, whilst slow delivery could signal sadness or uncertainty. क्या मतलब इसका? वॉइस के पैटर्न्स, उसकी वॉइस किस तरह से बोला जा रहा है। मतलब पेस, सबसे पहले आता है पेस, यानी कि स्पीड कैसी है, फास्ट है या स्लो है। फास्ट या स्लो बोलना अलग इमोशंस दिखाता है। ठीक है, अब वॉल्यूम, ज़्यादा लाउड है तो उसकी एक्साइटमेंट है या फिर यह गुस्सा है, और अगर उसकी वॉल्यूम लो है यानी हल्का आवाज़ है, तो क्या होता है? सैडनेस होती है या फिर किसी तरह का हेसिटेशन होता है। ठीक है, उसके बाद होता है पॉजेज, यानी कि
कुछ बोलना ही नहीं, चुप करके खड़े रहना। तो साइलेंस भी एक इमोशन एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा साइलेंट है तो क्या होता सकता है कि वो या तो सोच में हो, किसी बारे में सोच रहा हो, या उसे कुछ डाउट हो या किसी बात का टेंशन हो, तब वो बंदा चुप चुप खड़ा रहता है, कुछ बोलता नहीं है। नेक्स्ट इज नोटिस वर्ड चॉइसेस। मतलब strong word like furious versus gentle ones like a bit disappointed show emotional intensity levels you should match। ठीक है, तो मतलब कि word choices यानी इमोशनल लेवल, वर्ड्स हमेशा मूड दिखाते हैं, ठीक है। क्यूरियोसिटी यानी दिखाती स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है बंदे का उसमें, और अ बिट डिसअपॉइंटेड मतलब थोड़ी सी उसको सैडनेस है, यानी वो थोड़ा दुखी है। तो मैं अपना रिस्पॉन्स उसी इमोशनल लेवल के हिसाब से देना चाहिए, ठीक है। Third contradiction, watch for contradictions. When someone says, I am fine, but their voice wavers, trust the emotion, not just the words. मतलब कि जब कोई कहता है कि मैं ठीक हूँ, मतलब आई एम फाइन, लेकिन उसकी वॉइस शेक हो रही है, मतलब वो सच में फाइन नहीं है। इन सिचुएशंस में वर्ड्स नहीं, इमोशंस पे ध्यान दीजिए। आप इमोशंस पे ध्यान देंगे तो आप उसकी फीलिंग्स को समझ सकेंगे और उसकी प्रॉब्लम्स भी इजीली समझ सकेंगे कि उसे प्रॉब्लम क्या हो रही है। ऐसे तो सब कहते हैं कि आई एम फाइन, ऊपर से सब फाइन दिखते हैं लेकिन अंदर से सब टूटे हुए होते हैं। ऑल आर ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड एंड स्माइलिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो आपको उसके अंदर के इमोशंस को समझना है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज पावर वोकेबलरी फॉर इमोशनल कनेक्शन। सो फर्स्ट इज जब इमोशनल कनेक्शन लिए कुछ 6 वहाँ पे वर्ड्स है, वो एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज एम्पैथेटिक, understanding others' feeling deeply, your empathetic response made all the difference during her difficult time। मतलब कि दूसरे की फीलिंग्स को समझना और उन्हें डीप फील करना, ठीक है। सो उसका एग्जाम्पल का क्या मतलब है यहाँ से, उसने सामने वाले की फीलिंग्स को जेन्युइनली समझा और उसके हिसाब से जवाब दिया। इस वजह से उसका जवाब सामने वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल बन गया, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जब कोई मुश्किल में हो और बस सिंपैथी नहीं बल्कि उनकी फीलिंग्स को फील करके रिस्पॉन्ड करे, उससे उनको रिलीफ मिलता है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज कंपैशनेट, मतलब कि शोइंग काइंडनेस टुवर्ड्स सफरिंग। हिज कंपैशनेट लीडरशिप हेल्प द टीम थ्रू द क्राइसिस। मतलब उसने अपनी टीम के दुख या सफरिंग्स को समझा और उनके साथ काइंडनेस और सपोर्ट दिखाया। उसके इसी कंपैशन की वजह से टीम क्राइसिस से निकल पाए, मतलब परेशानी से निकल सकी। सिंपल वर्ड्स में जब लीडर सिर्फ ऑर्डर नहीं देता बल्कि अपने लोगों के दुख सुख समझ सकता है और उनका साथ देता है, वही टीम को स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। तो दिस यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ वो है कंपैशनेट। नेक्स्ट वी हैव रिसाइलिएंट। रिसाइलेंट का मतलब होता है बाउंसिंग बैक फ्रॉम सेटबैक्स। शी इज रिमार्केबली रिसिलिएंट, ऑलवेज फाइंडिंग स्ट्रेंथ टू कैरी ऑन। मीन्स जो मुश्किलों और प्रॉब्लम्स के बाद भी जल्दी से रिकवर कर ले और स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आए। फॉर एग्जाम्पल, वो बहुत स्ट्रांग है, हर प्रॉब्लम के बाद भी हिम्मत नहीं छोड़ती और हमेशा आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ ढूंढ लेती है। यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ, रिसिलियंट। नेक्स्ट इज कंसिडरेट, मनिंग मतलब थॉटफुल ऑफ अदर नीड्स। थैंक यू फॉर बीइंग सो कंसिडरेट फॉर एवरीवन शेड्यूल। मतलब जो हमेशा दूसरों की नीड्स और फीलिंग्स का ध्यान रखता है, थॉटफुल और केयरिंग होता है। एग्जाम्पल का मतलब है तुमने सबके टाइम और कन्वीनियंस का ध्यान रखा, इसलिए तुम थॉटफुल और केयरिंग हो, उसके लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल दिया है। कौन सा वर्ड यूज किया, कॉन्सिडरेट। फिफ्थ, encouraging, so inspiring confidence and hope। your encouraging words give me the courage to try again। मतलब जब किसी को कॉन्फिडेंस और होप देता है, मोटिवेट करता है, उसे कहते हैं encouraging, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल का मतलब है योर encouraging words give me the courage to try again, मतलब तुम्हारा पॉजिटिव और सपोर्टिव वर्ड्स ने मुझे फिर से ट्राई करने की हिम्मत दी। ऑल राइट, लास्ट वर्ड है हमारे पास vulnerable, means open about weakness or fears। Being vulnerable in situations builds deeper trust and intimacy। तो इसका मतलब क्या है, जब कोई अपनी वीकनेस या फियर्स ओपनली शेयर करता है बिना छुपाए, ठीक है, वो सब छुपा के नहीं रखता, बिल्कुल सब ओपनली बता देते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, जब तुम अपने दुख या सुख और वीकनेस यानी कमजोरी सच ओपनली शेयर करते हो तो ट्रस्ट और क्लोजनेस ज्यादा बढ़ती है, ठीक है, ज्यादा बनता है। सामने वाले को पता चलता है कि आप आखिर सोच क्या रहे हो, ठीक है। तो ये थे कुछ वर्ड्स। अब देख लेते हैं फ्रेजेस
that show you care। अब आप क्या केयर करते हो, उनके लिए कुछ फ्रेजेस हैं यहाँ पे, वो देखते हैं। फर्स्ट, आई अंडरस्टैंड यू हाउ यू फील, validates the emotional experience without judgment or immediate solution। मतलब तुम सामने वाले के इमोशंस को एक्सेप्ट कर रहे हो बिना जज किए। इसका सेंटेंस का मतलब ये है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा फील कर रही हो। ठीक है, तो क्या मतलब है, तुम सामने वाले के इमोशंस को एक्सेप्ट कर रहे हो बिना जज करे। ऑल राइट, नेक्स्ट इज आई मस्ट इट मस्ट बी टफ फॉर यू। ठीक है, मतलब तुम सामने वाले की स्ट्रगल को एक्नॉलेज कर रहे हो और सिंपैथी दिखा रहे हो। ठीक है, एक्नॉलेजेस देयर स्ट्रगल, उनके स्ट्रगल बता रहे हो, अपनी सिंपैथी भी दिखा रहे हो साथ में। ठीक है, नेक्स्ट दिस वर्ड वाज इट मस्ट बी टफ फॉर यू, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा ना, इस तरीके से आप कहते हो। नेक्स्ट इज आई ट्रूली अप्रिशिएट योर एफर्ट, रिकॉग्नाइजेस देयर हार्ड वर्क एंड शोज ग्रेटिट्यूड टू देयर डेडिकेशन। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है कि तुम उनकी मेहनत को रिकॉग्नाइज कर रहे हो और ग्रेटिट्यूड दिखाते हो। ये उनको मोटिवेट करता है और वैल्यूड फील करवाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, को यू आर नॉट अलोन इन दिस, मतलब तुम इस चीज में अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मतलब ऑफर सॉलिडेरिटी एंड सपोर्ट ड्यूरिंग चैलेंजिंग और ओवरवेलमिंग मोमेंट्स। तुम सॉलिडेरिटी और सपोर्ट दिखाते हो, उन्हें बताते हो कि तुम उनके साथ हो, स्पेशली जब सिचुएशन टफ हो तब, यानी जब कठिन मुश्किल परेशानी हो, तब आप उनके साथ रहते हो, तब आप ऐसे फ्रेजेस का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इमोशनल आइडियम्स एंड एक्सप्रेशंस। फर्स्ट, हर्ट टू हर्ट, एन ऑनेस्ट इंटीमेट कन्वर्जन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ आइडियम्स एंड एक्सप्रेशन। फर्स्ट है हर्ट टू हर्ट, मतलब एक ऑनेस्ट और इंटीमेट यानी क्लोज कन्वर्सेशन जिसमें दोनों अपनी रियल फीलिंग्स शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड अ हर्ट टू हर्ट अबाउट आवर रिलेशनशिप चैलेंजेस एंड फाउंड सॉल्यूशंस टुगेदर। क्या मतलब है इसका, मतलब हमने एक जेन्युइन और ओपन बात की अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में और साथ मिलकर सॉल्यूशंस निकाले। ठीक है, इसका मैं इसका शॉर्ट में बताऊं तो, जब तुम विदाउट फियर अपने असली फीलिंग्स, इमोशंस और स्ट्रगल्स शेयर करते हो, ये ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रांग बनाता है। बेसिकली इसका मतलब यही है। नेक्स्ट इज इन गुड स्पिरिट्स, फीलिंग हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक। डिस्पाइट द सेटबैक ही रिमेन इन गुड स्पिरिट्स एंड मोटिवेटेड द टीम। मतलब जब कोई इंसान हैप्पी और पॉजिटिव फील करे, चाहे उसके साथ प्रॉब्लम्स या सेटबैक्स ही क्यों ना आए हो। एग्जाम्पल का मतलब है प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी वो पॉजिटिव और चेयरफुल रहा और अपनी टीम को मोटिवेट करता रहा। मतलब वो परेशान था लेकिन उसने उसका असर अपनी टीम को नहीं दिखाया। नेक्स्ट वी हैव वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव, मतलब शोज इमोशंस ओपनली, अपने इमोशंस को ओपनली दिखाना बिना हाइड करे। ठीक है, दूसरे लोग इजीली समझ लेते हैं कि तुम क्या फील कर रहे हो। एग्जाम्पल है शी wears her hurt on her sleeve making it easy to understand how she is feeling। मतलब वो अपने इमोशंस ओपनली शो करती है, इसलिए लोग उसकी फीलिंग्स इजीली समझ लेते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव weighing on my mind, मतलब causing worry और concern। जब कोई बात या डिसीजन तुम्हें कंटिन्यूसली वरी कर रहा हो या टेंशन दे रहा हो। एग्जाम्पल इज द डिसीजन हैज बीन वेइंग ऑन माई माइंड फॉर वीक नाउ। ये डिसीजन मुझे कई हफ्तों से टेंशन और कंसर्न दे रहा है। ठीक है, ऑल राइट, अगर मैं दो का वर्ड आपको शॉर्ट में मतलब बताऊं तो वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव का मतलब होता है इमोशंस ओपनली दिखाना, और वेइंग ऑन योर माइंड का मतलब होता है किसी बात का टेंशन और लगातार उसके बारे में सोचना। ठीक है, दिस वॉज सम सेंटेंसेस। नाउ स्पीकिंग चैलेंज, एक स्पीकिंग चैलेंज है छोटा सा आप लोगों के लिए। इस पार्ट में हम सीखेंगे कैसे इंग्लिश में ऐसे फ्रेजेस यूज किए जाते हैं जो सामने वाले को कंफर्ट और इंकरेजमेंट देते हैं। ये स्पेशली रोल प्ले करते हैं रियल लाइफ सिनेरियोज में, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो फर्स्ट है इसमें द एंशियस कोलीग। ये एक एग्जाम्पल है, आपके अगर नजर में आज ऐसा कोई हो तो आप उससे कैसे बात करेंगे वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो तुम्हारा टीममेट कल प्रेजेंटेशन देने वाला है और बहुत नर्वस है। Your teammate is nervous about presenting tomorrow. Use empathetic language to calm their fears and boost confidence। ठीक है, तो रिस्पॉन्स कैसा करोगे, कंफर्ट प्लस इंकरेजमेंट वाला। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप कैसे जवाब दोगे, तो बस आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ अभी। सो I know you are feeling nervous, but you have prepared really well. Just focus on your points. You will do great.
एंड आई विल बिलीव इन यू, आई बिलीव इन यू। क्या मतलब है इसका कि तुम बहुत नर्वस फील कर रहे हो लेकिन तुमने बहुत ही अच्छे से तैयारी की है। अपने सिर्फ फोकस करो अपने पॉइंट्स के ऊपर और तुम बहुत ही अच्छा करोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। ठीक है, इस तरह से उसको क्या मिलेगा, उसको कॉन्फिडेंस आएगा और उसके जो फियर्स है, जो उसका डर है, वो गायब हो जाएगा। सेकंड, द डिसअपॉइंटेड फ्रेंड। A close friend didn't get the job they wanted, offer genuine support, whilst helping them see a possibilities. सिचुएशन क्या है, तुम्हारा दोस्त को वो जॉब नहीं मिली जो वो चाहता था या चाहती थी। रिस्पॉन्स कैसा दोगे, सपोर्टिव प्लस पॉजिटिविटी का। So, I understand how disappointed you must feel, but this is not the end. It just means a better opportunity is waiting for you. Don't lose hope. I am here with you. क्या क्या इससे क्या पता मतलब फील हुआ सामने वाले को, आपने क्या कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम बहुत निराश हो, लेकिन ये अभी खत्म नहीं होगी ये यहाँ पे कहानी। इसका मतलब ये है कि तुम्हें दूसरे भी अच्छे हो सकता है, तुम्हें इससे भी अच्छा कोई मौका मिल रहा हो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो, इसलिए तुम्हें ये जॉब नहीं मिली। ठीक है, तो तुम उम्मीद मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें उम्मीद हारने की क्या ज़रूरत है। इस तरह सामने वालों को कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है। Third, the overwhelmed student. Someone is struggling with their studies and considered giving up. Motivate them with understanding and practical encouragement. सिचुएशन क्या है यहाँ पे, एक स्टूडेंट अपनी स्टडीज को लेकर स्ट्रगल कर रहा है और सोच रहा है कि गिव अप कर दे। रिस्पॉन्स कैसा दोगे, अंडरस्टैंडिंग प्लस प्रैक्टिकल प्लस encouraging. So I can see how stressed you are, and it's normal to feel this way when studies get tough. But remember, giving up would not solve the problem. Take one step at a time. Even small progress is still progress. You are capable of much more than you think. इस तरीके से उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, जो भी बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ स्ट्रगल कर रहा होगा उसको। नेक्स्ट इज राइटिंग टास्क, प्रोफेशनल इम्पैथी, ड्राफ्ट अ सपोर्टिव मैसेज। अब draft a short supportive message or to a colleague or a friend going through a tough situation. मान लीजिए आपका कोई कोलीग या कोई फ्रेंड बहुत टफ सिचुएशन में है, तो उसको आपको एक ईमेल या फिर मैसेज लिखना है। गोल क्या है आपका, एम्पैथी प्लस इंकरेजमेंट उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे। और वर्ड्स कौन से यूज करेंगे, तो यहाँ पे 4 वर्ड्स है। एक्नॉलेज द सिचुएशन, क्या पहले नॉलेज सिचुएशन को समझो विदाउट ब्लेम और हार्श क्रिटिसिज्म, मतलब आपको उसमें थोड़ा सा भी रूड नहीं होना है, आपको सॉफ्टली बात करनी है। सेकंड, शो अंडरस्टैंडिंग, आप उनकी बातों को समझ सकते हो, उनको फील कर सकते हो, ये उन्हें अश्योर करवाओ, यकीन दिलाओ। ऑफर सपोर्ट विद कंक्रीट नेक्स्ट स्टेप्स और असिस्टेंस, उन्हें ये यकीन दिलाओ कि आप उनके साथ हो और वो इस सिचुएशन में आपके अकेले नहीं है। नेक्स्ट, मेंटेन्स प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म को भी मेंटेन करके आपको चलना है। नेक्स्ट इज लिसनिंग चैलेंज, डिकोड द इमोशंस। तो जब हम इंग्लिश कम्युनिकेशन सुनते हैं ना, तो वर्ड सिर्फ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, टोन, स्टाइल और डिलीवरी कुछ ज़्यादा रिवील करते हैं। फर्स्ट इज एंगर क्यूज, शार्प टोन, क्लिप्ड वर्ड्स, रेज्ड वॉल्यूम, sarcasm और अनयूजुअली फॉर्मल लैंग्वेज व्हेन इनफॉर्मल इज अनएक्सपेक्टेड। क्या मतलब है इसका, कि जब सिचुएशन फॉर्मल हो और कैजुअली बात करे, मतलब कॉन्फिडेंस शो कर रहा है लेकिन सीरियसनेस इग्नोर कर रहा है। ठीक है, जॉय इंडिकेटर्स यानी अपवर्ड इनोटेशन, क्विक पेस, लाफ्टर, एक्साइटेड इंटरप्शंस और रिपीटेड पॉजिटिव वर्ड्स, मतलब जॉय खुशी का सिग्नल। ठीक है, अपवर्ड इनोटेशन मतलब वॉइस ऊपर जाती है जैसे एक्साइटमेंट में आती है ना। क्विक पेस यानी फास्ट बोलना, लाफ्टर यानी हंसना, एक्साइटेड इंट्रोडक्शन मतलब हे गेस व्हाट, फिर रिपीटेड पॉजिटिव वर्ड्स, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग, फैंटास्टिक। ठीक है, मतलब पर्सन जेन्युइनली हैप्पी और एक्साइटेड है। अब ऐसे कैसे पता चलेगा कोई कोई दुखी है, तो सैडनेस साइन क्या है, स्लोअर स्पीच, फ्लैट टोन, लॉन्ग पॉजेज, शॉर्टर रिस्पॉन्सेज और अवॉइडिंग सर्टेन टॉपिक्स इंटायरली, मतलब उसकी वॉइस में एनर्जी कम होना। लॉन्ग पॉजेज यानी ज्यादा रुकना या सोचना। शॉर्ट रिस्पॉन्सेज मतलब या ओके, बस इतनी बात खत्म करना। अवॉइडिंग टॉपिक्स कुछ बातों से बचना या उनको इग्नोर करना। ठीक है, थैंक्स प्लस साई, थैंक्स फिर डॉट डॉट डॉट, आई विल ट्राई। इस तरीके से तो क्या पता चलता है कि वो इंसान दुखी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्साइटमेंट मार्कर, हायर पिक्चर, रैपिड स्पीच, enthusiastic questions और डिफिकल्टी स्टेइंग ऑन वन टॉपिक, मतलब जब एक्साइटेड है तो कैसा पता चलेगा, उसकी आवाज़ नॉर्मल से थोड़ी ऊपर हो जाती है, उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, यानी वो फास्ट बोलने लगता है। ठीक है, और enthusiastic क्वेश्चन मतलब वो एक्साइटमेंट वाले क्वेश्चंस करता है, जैसे रियली, आर यू सीरियस और नॉट,
इस तरीके से सवाल करते हैं। फिर जंपिंग टॉपिक्स, एक टॉपिक पे रुका नहीं, पता बार-बार नए टॉपिक पे स्विच करता है, ठीक है? मतलब पर्सन जेन्युइनली एक्साइटेड है और अपने एंथुसियाज्म पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इट मीन्स कि दैट पर्सन इज वेरी वेरी एक्साइटेड। So that was all for today. Your journey to connection fluency is not just about perfect grammar, it's about connecting with people. When you master emotional intelligence in English, you don't just speak, you touch lives. फ्लुएंसी सिर्फ इंग्लिश ग्रामर के सही होने का नाम नहीं है। असली फ्लुएंसी का मतलब है लोगों से कनेक्ट करना। जब तुम इमोशंस, इंटेलिजेंस और इंग्लिश को मास्टर कर लेते हो, तब तुम सिर्फ बोलते नहीं, तुम जीतते हो लैंग्वेज के साथ। आज हमने सीखा कि सबसे पावरफुल इंग्लिश टेक्स्ट बुक में नहीं होती, बल्कि वर्ड्स के बीच के साइलेंस और फीलिंग्स में छुपी हुई होती है। हर कन्वर्सेशन एक चांस है समझने का, सपोर्ट करने का और इंस्पायर करने का। तुम्हारी इंग्लिश अब सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक पावर है जो हील कर सकती है, इनकरेज कर सकती है और ब्रिजेस बिल्ड कर सकती है। और वही है ट्रू मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि फ्लुएंसी का असली मतलब ग्रामर परफेक्ट करना नहीं है। रियल फ्लुएंसी है अपने वर्ड्स के थ्रू लोगों से कनेक्ट करना, उन्हें सपोर्ट करना और इंस्पायर करना। हर कन्वर्सेशन एक नया चांस है किसी को मोटिवेट करने का, किसी का दुख समझने का और एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने का। तुम्हारी इंग्लिश अब सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं रही, यह एक टूल है ऑफ हीलिंग, इनकरेजमेंट एंड बिल्डिंग ब्रिजेस। और वही है लैंग्वेज की असली मास्टरी। तो अपने इमोशंस के साथ अपनी इंग्लिश को जोड़ो और एक ऐसे कम्युनिकेटर बन जाओ जिसके वर्ड सिर्फ सुने नहीं जाते, बल्कि फील किए जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपने किसी और टॉपिक में। डे नंबर 12 में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।